नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की वन वीक सीरीज को लेकर। आज की क्लास ज्योग्राफी की क्लास रहने वाली है। फर्स्ट क्लास के रूप में मैं आप सभी के सामने एक बार पुनः मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर पेश हुआ हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास रहेगी, अंत तक जुड़े रहिएगा। अच्छे से अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी के सामने प्रश्नों को क्लियर करने वाला हूं। और दोस्तों, एक ही बार में आपको 30% तक याद करने की गारंटी देता हूं। दोस्तों, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आज की इस वीडियोज में, और कुछ एक परसेंट रहता है तो आपको इस वीडियोज को रिवाइज भी करना पड़ेगा। आप इस चैनल पर जाइएगा और इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप सभी के सामने वन वीक सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर आप क्लिक करते ही आप सभी के सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। हर एक, चाहे आप हिंदी साहित्य की बात करें, चाहे राजनीतिक विज्ञान की बात करें, चाहे इतिहास की बात करें, साथ ही साथ में आज की इस वीडियोज में आप ही देख ही रहे हैं कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आप जुड़ जाइएगा अगर आप जेएनयू के विद्यार्थी हैं और इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो दोस्तों एक इस वीडियोज को लाइक कर देना और छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं भी आप सभी को जान। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के साथ में। तो दोस्तों, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में से जो फर्स्ट सवाल आपको दिखाई दे रहा है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। चलिए इसको देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध ज्वारीय परिकल्पना को स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके संबंध में एक परिकल्पना दी गई, उसका नाम है ज्वारीय परिकल्पना। तो ये ज्वारीय परिकल्पना है क्या, इसके बारे में हमें स्पष्ट करना है। तो दोस्तों, ज्वारीय परिकल्पना को देखें तो क्या है। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट इस तारे के आ जाने से सूर्य का कुछ भाग फिलामेंट के रूप में खींच गया और बाद में टूटकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और ये फिलामेंट सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना। और इस परिकल्पना के प्रतिपादक जेम्स जीन्स एवं जेफरीज को माना जाता है। तो दोस्तों, यही था ज्वारीय परिकल्पना। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आप सभी के सामने अभी डायग्राम बनाकर इसको वापस रिवाइज करता हूं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने बात की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। तो दोस्तों, इस ज्वारीय परिकल्पना में एक घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी, हम अभी पढ़ेंगे ज्वारीय परिकल्पना के बारे में, ठीक है। ज्वारीय परिकल्पना जो थी वो क्या थी, इसके बारे में दोस्तों हमें पढ़ना है। तो देखिए, इस ज्वारीय परिकल्पना में घटना घटी उसको समझते हैं। एक क्या है, सूर्य तो स्थिर है, क्या है, सूर्य स्थिर है, और सूर्य के चारों ओर जो सौर मंडल के जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये सूर्य है, तो सूर्य से क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है, आग निकलती है, या फिर हम कह सकते हैं उष्मा निकलती है सूर्य से। और सूर्य के निकट एक क्या आ गया, बड़ा सा तारा सूर्य के निकट आ गया। एक बड़ा सा जो तारा था, ठीक है, वो सूर्य के निकट आ गया। और तारे के पास में क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ठीक है। क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, तारा किसी भी वस्तु को, जैसे कि पृथ्वी के पास में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यानी पृथ्वी वस्तु को खींचती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है कि कोई भी किसी वस्तु को दूसरी वस्तु को खींचता है तो वो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण वस्तु के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल किस में होगा, इस तारे में होगा। और तारा है वो सूर्य से किसको खींचेगा, आग को खींचेगा। सूर्य से क्या निकल रही है, आग निकल रही है, तो आग को सूर्य से खींचेगा। तो दोस्तों, आप इसे क्या मान सकते हैं, आग मान सकते हैं, ठीक है। आग है, तारा जैसे जैसे निकट आता है तो सूर्य से निकलने वाली जो ज्वाला है वो भी खींचती है और इसको अधिक खींचता है। तो ये क्या हुआ, और अधिक, यानी कि सूर्य के निकट बड़ा सा तारा और निकट आ गया, बिल्कुल निकट आ गया, तो ये जो ज्वाला है वो बीच में आ गई। कहाँ पर आ गई, और एक इस प्रकार से एक चिंगारी का रूप धारण कर लेती है, किनारों से छोटा और बीच में से मोटा। इस प्रकार की एक क्या निर्धारण करती है, सिंगारी का निर्धारण कर देता है। किसका, सिंगारी का निर्माण कर लेता है। और इस सिंगारी कहाँ पर आ गई, बीच में आ गई, यानी सूर्य और उस तारे, बड़े से तारे के बीच में एक सिंगारी आ गई। और इस सिंगारी पर क्या होगा, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो ये सिंगारी है वो टूट जाएगी। क्या होगी, टूट कर अनेक खंडों में बंट जाएगी। तो ये है
अनेक खंडों में ये चिंगारी टूटी तो यहाँ पर क्या होगा, अनेक सारे ग्रहों का निर्माण हो गया, सौर मंडल का निर्माण हो गया, और ये सौर मंडल सारे के सारे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, और इसमें पृथ्वी भी शामिल है, चंद्रमा भी शामिल है, और अन्य जैसे कि बृहस्पति है, फिर इस हम कह सकते हैं कि जो शुक्र है, शनि है, तो इस प्रकार जो ग्रह है, तो ग्रहों का निर्माण इसी घटना के कारण होता है। कौन सी? ज्वारीय परिकल्पना के कारण हुआ है। एक बार पुनः मैं बताता हूं कि सूर्य के निकट एक बड़ा सा तारा आया तो तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने सूर्य से ज्वाला को खींचा। ज्वाला को खींचने पर तारा और अधिक नजदीक आया तो ज्वाला पर तारे ने और अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, जिसके कारण वहां से एक क्या निकली? चिंगारी सूर्य और तारे के बीच में आ गई। वो ज्वाला रूपी चिंगारी है, वो तारे और सूर्य के बीच में आ गई, और तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सूर्य की ताप की वजह से तारा है वो टूट गया, अनेक खंडों में टूट गया, जिससे पूरे पूरे सौर मंडल का निर्माण हो गया। यानी कि बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, इसी प्रकार मंगल ग्रह है, इस प्रकार से जो ग्रहों का निर्माण हुआ है तो इसी घटना के कारण हुआ। ये कौन बताता है? ज्वारीय परिकल्पना बताती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एक और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिलामेंट के बारे में सवाल पूछा गया। फिलामेंट क्या होता है? अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछने लायक। एक विशाल तारा है। फिलामेंट क्या? एक विशाल तारा है। निहारिका अर्थात वर्तमान में क्या है कि सूर्य के पास से गुजरने लगा एक विशाल तारा है जो वर्तमान में आज के समय में सूर्य के पास से निकलने लगा। इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के पदार्थ में ज्वार उत्पन्न हुआ। दोस्तों जैसे ही सूर्य के पास में से एक बड़ा सा तारा निकला तो तारे के सूर्य के पास में निकलने के कारण सूर्य से एक ज्वार उत्पन्न हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप सूर्य में से कुछ पदार्थ बाहर निकला, जिसे ज्वारीय पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों समझ रहे हो ये क्या बता रहा है सवाल? कि फिलामेंट एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा विशाल तारा है। फिलामेंट एक ऐसा विशाल बड़ा सा तारा है जो वर्तमान में सूर्य के पास में से निकलता है, सूर्य के पास में से गुजरता है, और सूर्य के पास में से गुजरने के कारण इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? सूर्य में से एक ज्वार उत्पन्न होता है। क्या होता है? ज्वार, एक ज्वाला उत्पन्न होती है, और परिणाम स्वरूप सूर्य में से कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, जिसे ज्वारीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक और सवाल आ रहा है कि नीफे का अर्थ बताइए। क्या? नीफे का अर्थ बताइए। और नीफे क्या है? सवाल से में देखिए, नीफे को हम समझें कि भारी पदार्थ निकिल और लोहा से निर्मित पृथ्वी के केंद्र भाग को क्रोड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द जो निकिल के Ni और लोहा के Fe से मिलकर बना है। दोस्तों यहाँ पर एक ही बात है, दो क्या है? धातुओं है, दो धातु। नीफे में क्या होता है? नी का हुआ Ni और फे का हुआ Fe, नीफे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर हुई कि दो भारी पदार्थ होते हैं, एक निकिल होता है, एक लोहा होता है। ये दोनों भारी पदार्थ होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? तत्व होते हैं। इससे निर्मित पृथ्वी के केंद्रीय भाग क्रोड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द जो निकिल के Ni, दोस्तों निकिल धातु का Ni और लोहा धातु का Fe फेरस से मिलकर बना है, जो पृथ्वी के इस केंद्रीय भाग का व्यास लगभग 7000 किलोमीटर तथा घनत्व 11 है। तो दोस्तों यही था नीफे का अर्थ। Ni का अर्थ हुआ निकिल और Fe का अर्थ हुआ फेरस, लोहा, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती पूर्ति तल क्या होता है। सती पूर्ति तल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सती पूर्ति तल दोस्तों समस्थिति के सिद्धांत के अनुसार सभी भू आकारों का भार अंत स्तर में एक रेखा के सहारे समान होता है, और इस समभार तल रेखा को ही सती पूर्ति तल या फिर समदाब तल या समलोत तल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महादेशीय संचलन क्या होता है। महादेशीय संचलन क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण। दोस्तों ये जो सवाल है वो मैंने फर्स्ट वीडियोज में बता दिया है,
ठीक है। जो फर्स्ट ईयर की सीरीज है 2023 की सीरीज है, तो वो मैंने फर्स्ट क्लास के रूप में पेश की है और सेकंड क्लास के रूप में न्यू एडिशन मैंने आप सभी के सामने पेश किया है। तो ये जो सवाल है महादेशीय संचलन, उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आपसे इसको समझ सकते हैं। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भ्रंश क्या है। दोस्तों भ्रंश क्या है इसके बारे में समझते हैं हम। भ्रंश क्या होता है? जब भूपटल पर किसी एक स्थान में संपीड़न होता है। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा फेरफार सिलेबस में है नहीं, और मैंने फर्स्ट ईयर की जो सीरीजें पढ़ी थी उसमें ये सवाल था, अच्छी तरीके से मैंने वहां पर भी समझाया है, कोई फर्क नहीं। भ्रंश क्या है यही सवाल था। देखिए भ्रंश क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भूपटल पर किसी एक स्थान में संपीड़न होता है, जब किसी भूपटल पर एक स्थान पर क्या होता है, संपीड़न होता है। कोई ऐसा भूपटल है जहां पर एक स्थान पर तो संपीड़न होता है यानी कि सिकुड़ता है, तो दूसरे स्थान पर तनाव होता है, तो दूसरे स्थान पर तनाव होता है। संपीड़न के कारण भूपटल पर बलन या फिर तनाव के कारण भ्रंशन की उत्पत्ति होती है। दोस्तों संपीड़न का कारण संपीड़न होता है, यानी कि कोई भी वस्तु अगर इस प्रकार सिकुड़ती है, संपीड़न होता है, तो भूपटल पर बलन होता है। भूपटल यानी भू की ऊपरी भाग है, पटल भाग है, तो वहां पर एक क्या होता है, भूपटल पर बलन होता है, ऊपरी भाग पर बलन होता है। और तनाव के कारण भ्रंशन की उत्पत्ति, तनाव के कारण एक भ्रंशन की उत्पत्ति होती है जब किसी क्षेत्र में कार्यशील उदग्र शक्ति और क्षैतिज प्रबल प्रतिबल में अंतर होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब किसी क्षेत्र में कार्यशील उदग्र शक्ति और क्षैतिज प्रतिबल में अंतर होता है तो भ्रंशन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रंशन का निर्माण होता है। क्षैतिज प्रतिबल भूपटल पर तनाव तथा संकुचन के कारण उत्पन्न। दोस्तों क्षैतिज पटल होता है वो भूपटल पर तनाव और संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। भूपटल पर तनाव पड़ने से चट्टानें दोस्तों फैलती है। भूपटल पर तनाव होगा तो चट्टानें फैलेगी। जब तनाव शक्ति चट्टानों की सहन शक्ति अधिक हो जाएगी तो मुड़ने के स्थान पर चटक जाती है और कभी कभी चट्टानें तनाव इतना अधिक हो जाता है कि आकस्मिक हो जाता है और वे कुछ टूटती है वरन इधर उधर खिसक भी जाती है और अतः चट्टाने में तोड़ फोड़ वह सतह चट्टान में अपेक्षित गति विस्थापन हो जाता है, भ्रंश कहलाता है। दोस्तों इसको मैं आपके सामने इजी भाषा में समझाता हूँ, ये किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आ सकती। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल तरीके से इसको पेश करता हूँ एक डायग्राम की माध्यम से, ताकि क्या है कि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से। देखिए भ्रंश के बारे में हम डायग्राम बनाकर समझेंगे, तो चलिए डायग्राम पर तो चलिएगा। दोस्तों हम पढ़ रहे थे भ्रंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम भ्रंश के बारे में, ठीक। भ्रंश के बारे में पढ़ रहे थे। भ्रंश होता क्या है देखिएगा, भूपटल पर किसी स्थान पर संपीड़न होता है। भूपटल पर, जैसे कि मैं भू की बात हो रही, भू यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया पृथ्वी की बात हो रही है, स्थल की बात हो रही है, हम स्थल की बात करते हैं। जैसे कि यह कोई मैदान है, क्या है, यह कोई मैदान है, ये कोई नदी नहीं है, ठीक है ना, ये बड़ा सा एक मैदान है, ठीक है। हम इससे मान सकते हैं कि देखिए ये कोई स्थान है और यहाँ पर हम ये मान सकते हैं मैदान, क्या मान सकते हैं, मैदान मान सकते हैं। इस प्रकार से धोरे हैं, ठीक है। और धोरों के अंदर कहीं कहीं पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ इस प्रकार से आपको दिख रही होगी। धोरों के अंदर पहाड़ियाँ हम मान सकते हैं, या फिर इस धोरों को न मानकर यहाँ पर कुछ आप मान सकते हो जंगल मान सकते हो, और जंगल के बीच में क्या है, पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी पहाड़ियाँ एकदम लाइन से बनी हुई है। अगर इस डायग्राम की माध्यम से समझें तो क्या होगा कि जैसे ही इसका संकुचन होगा, यहां पर लिख दिया है संपीड़न, संपीड़न का अर्थ हुआ दोस्तों इसका मुड़ना। दोस्तों अगर इसका संकुचन का अर्थ हुआ ये जो जमीन है वो जमीन इस प्रकार से सिकुड़ेगी, संपीड़न होगा। तो संपीड़न, अगर हम इस पृष्ठ जो हमने ये डायग्राम का पृष्ठ लिया है, अगर इसको हम संपीड़न करेंगे, देखिए चट्टानें हैं वो मुड़ गई, क्या हो गई, चट्टानें मुड़ गई। ये वाली चट्टान है वो आगे आ गई, ये वाली चट्टान पीछे आ गई, ये आगे, ये पीछे आगे, यानी कि चट्टानों का आगे पीछे हो जाती है। ये अगर इस प्रकार से संपीड़न होगा तो आगे पीछे हो जाएगी। और इसके बाद में आगे क्या बताया कि संपीड़न के कारण भूपटल पर वलन, दोस्तों भूपटल पर क्या हो जाता है, वलन, ये यहाँ पर आ जाती है, ये पीछे चली जाती है, यानी वलन हो गया, इस प्रकार से मुड़ा हो गया, वलन हो गया। तो ये बात बताई जा रही है।
और वलन और तनाव के कारण भ्रंश की उत्पत्ति। अगर देखिए, अगर मैं इस पृष्ठ को खींचूंगा यानी कि ये जमीन है वो फैलेगी, संपीड़न होगा तो वलन का निर्माण होगा, चट्टानों में वलन पड़ जाएगा। और अगर इसमें क्या हो जाएगा, तनाव पड़ेगा, इसको हम खींचेंगे तो ये क्या होगी, फट जाएगी, ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी, समझ रहे हो। और ये पहाड़ी है वो अलग हो जाएगी, यहाँ पर एक दरार पड़ जाएगी, ये पहाड़ी है ये अलग हो जाएगी, यहाँ पर एक दरार पड़ जाएगी। ये किस कारण, जमीन फैलेगी, जमीन का क्या होगा, तनाव होगा, तो चट्टानें अलग अलग पड़ जाएगी, बीच में खाड़े पड़ जाएंगे। तो दोस्तों यही इस भ्रंश शब्द का अर्थ है, समझ गए होंगे सिंपल शब्दों में। और दोस्तों इसको मैं पूरा पढ़ के समझा देता हूं ताकि कि आप अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख सके। तो देखिए भ्रंश को एक बार पुनः पढ़ते हैं, समझते हैं। जब भूपटल पर किसी एक स्थान में संपीड़न होता है यानी सिकुड़ती है तो दूसरे स्थान पर तनाव उत्पन्न होता है। संपीड़न के कारण भूपटल पर वलन बन जाते, अभी हमने पढ़ा, संपीड़न होगा तो चट्टानों में वलन पड़ जाएगा और तनाव के कारण भ्रंश यानी कि खड्डे बन जाएंगे। भ्रंश की उत्पत्ति होती है जब किसी क्षेत्र में कार्यशील उदग्र शक्ति क्षैतिज प्रतिबल उत्पन्न होता है। यानी कि दोस्तों संपीड़न होगा, सिकुड़ेगा और संपीड़न के कारण क्या होगा, उदग्र शक्ति क्षैतिज प्रतिबल में अंतर होता है। भ्रंशन के कारण भ्रंशन का निर्माण होता है, किसके कारण, भ्रंशन का निर्माण। यानी कि ये बात यही है कि सिकुड़ेगी, संपीड़न होगा तो वलन पड़ जाएंगे और वलन के कारण और फैलेगा तो क्या हो जाएगा, भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। यही बात है कि क्षैतिज प्रतिबल भूपटल पर तनाव और संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। भूपटल पर तनाव पड़ने से चट्टानें फैलती। दोस्तों भूपटल पर यानी कि जमीन पर तनाव पड़ेगा, इस प्रकार खींचेगी तो क्या होगी, चट्टानें फैलती है यानी चट्टानें बिखर जाएंगी। और तनाव शक्ति चट्टानों की सहन शक्ति से अधिक होती, तनाव शक्ति वो चट्टानों की सहन शक्ति से अधिक होती है तो मुड़ने के स्थान पर दोस्तों चटक जाएगी यानी कि खिसक जाएगी। कभी कभी चट्टाने में तनाव इतना अधिक और आकस्मिक होता है कि वे न तो टूटती है और न ही इधर उधर खिसकती है। अतः चट्टानों में तोड़ फोड़ की वह सतह जहां चट्टानों में आकस्मिक गति तथा विस्थापन होता है भ्रंश कहलाते हैं। दोस्तों चट्टानों में कभी कभी इस प्रकार से खींचाव आता है, चट्टानों के अंदर इस प्रकार से, इधर की चट्टान इधर जा रही हो, इधर की चट्टान इधर जा रही है, इस प्रकार से खींचाव आ जाता है जमीन के अंदर कि चट्टानें इधर इधर होती भी नहीं है और अचानक से दरारें पड़ जाती। क्या पड़ जाती, दरारें पड़ जाती, न तो कोई टूट फूट होती, तोड़ फोड़ भी। यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, चट्टानों में तोड़ फोड़ की सतह जहां चट्टानों में आकस्मिक गति तथा विस्थापन हो, जहां पर चट्टानों में आकस्मिक अचानक चट्टानों में अपेक्षिक गति होती है, ऐसी अपेक्षिक गति होती है और विस्थापन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश के नाम से जानते हैं। वहां पर खड्डे पड़ जाते हैं। तो होम्स के अनुसार भ्रंश वह विभंजित धरातल है जिसके विरुद्ध चट्टानें अपेक्षिक रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। दोस्तों भ्रंश वो स्थान होता है, वह विभंजित धरातल होता है जिसके विरुद्ध चट्टानें वो अपेक्षिक रूप से दोस्तों ऊपर नीचे चट्टानें हो जाती है। मैंने आपको समझाया, वो कोई ऊपर जाएगी कोई नीचे, ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो ही होता है भ्रंश। समझ गए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस के साथ में इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिंपल लैंग्वेज के साथ में समझाने के लिए। तब तक के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर लेवे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।